हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है स्टूडेंट्स हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ इस एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स के अंदर हम 6th क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको यहाँ पे आपके लिए कवर करेंगे कि 6th क्लास की चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, चाहे आपके लिए पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ हों जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए। ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सतीश चंद्रा की जो बुक्स हैं उन सब के लिए जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए चल रही हैं, आप उन सब को भी देखिए अगर आपको जो मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करनी हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें तो ये हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका। तो 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अंदर हम कवर किए हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कवर किया रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उन सब के बारे में हमने रीड किया। अभी जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हमको रीड करना है लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में कि पानी कैसा है, कि उसके पोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, उन सब के बारे में हमने रीड किया। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी यहाँ पे हम रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो चारों पांचों जो पांचों सब्जेक्ट हमको बताए हैं इनकी यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि सोर्स क्या है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं, तो उन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं। जैसे हम बात करें कि वेजिटेशन की बात करें, अगर नेचुरल वेजिटेशन में आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे जो बेसिकली जो फॉरेस्ट का एरिया है उन सब की बात की गई है। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पे इनको एफोरेस्टेशन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी की गई हैं। जैसे देखिए कि वन महोत्सव नाम से एक जो प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वन महोत्सव ये जैसे प्रोग्राम्स हैं इनका जो मेन एम है वो ये है कि पीपल्स को जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड मोर अवेयर करना, फॉरेस्ट के बारे में अवेयर करना। वन के महोत्सव को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ का कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन सब एक्टिविटीज़ को, उन सब जो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उन सब को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है उसको। अगर हम बात करें स्टूडेंट ज़मीन की, तो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस अर्थ के सिस्टम के अंदर में। अब ये किस तरीके से है देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर के बाहर से अर्थ को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, या जो साइंटिस्ट ने या एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो अर्थ जो बाहर से जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कम्प्लीटली ब्लू कलर में, कम्प्लीटली ब्लू कलर्स में दिखाई देता है। तो इसको ब्लू प्लानेट भी बोला जाता है। अब ब्लू प्लानेट अर्थ को क्यों बोला जाता है, अगर इसके बिहाइंड में अगर हम बात करेंगे तो ब्लू प्लानेट बोलने के बिहाइंड में जो रीज़न है वो ये है कि अर्थ के ऊपर आपको जो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें कि 2/3 एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओशियन का एरिया देखने को मिलेगा। ओशियन, सी, ये इनकी जो प्रेजेंस है, जैसे वाटर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है अर्थ के सरफेस के ऊपर में, और ज़मीन का जो परसेंटेज है वो ओनली 33% है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से बाहर से जो है अर्थ ब्लू प्लानेट के रूप में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम देखें, ब्लू प्लानेट के अलावा अगर हम देखें तो ज़मीन का जो हिस्सा है वो 33% है। अभी इस 33% के हिस्से के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो हिस्सा है ज़मीन के ऊपर में वो यूज़ नहीं होता, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, तो वो भी ज़मीन का कुछ हिस्सा है। और इसी जो अर्थ के ऊपर में जो ज़मीन है इसी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो हिस्सा है वो बिल्कुल फॉरेस्ट के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे फॉरेस्ट उगाए जाते हैं, वहाँ पे बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे कुछ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जहाँ पे बाहर के लोग, जो कोर एरिया होता है उसके अंदर किसी भी लोगों को आना जाना अलाउ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमको ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी देखने को मिलेगा जहाँ पे एक्टिविटी अलाउ नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि ज़मीन है सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। ये 33% यहाँ पे टोटल अर्थ के सरफेस पे है, और नॉट हैबिटेटेड है, कुछ एरिया यहाँ पे अभी तक नहीं, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं।
ज़मीन के ऊपर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि ज़मीन का जो हिस्सा है अर्थ के ऊपर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके से आप देखिए कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो आप देखिए कि यूरोप का जैसे वो हिस्सा है, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, जैसे इंडिया है, तो ये कंट्री और ये पाकिस्तान है, ये कंट्री ऐसे हैं जिसमें जो पॉपुलेशन हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो यहाँ पे आपको ज़मीन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पॉपुलेशन मिलेगी ज़मीन के ऊपर में। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी यहाँ पे ज़मीन की जो टोपोग्राफी है उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कहाँ पे माउंटेन का रीजन है, कहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, कहाँ पे डेजर्ट का एरिया है। तो जैसे अगर डेजर्ट का एरिया होगा तो वहाँ पे लोगों की संख्या ऑटोमेटिकली कम मिलेगी। अगर हम बात करें माउंटेन का एरिया है, जैसे आप इंडिया में भी बात कीजिए, हिमाचल है और उत्तराखंड है, वहाँ पे बेसिकली वहाँ लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर हम बात करेंगे आपको टूरिस्ट बाहर के लोग ज़्यादा दिखाई देंगे टूरिस्ट के रूप में, बट वहाँ नेचुरली जो वहाँ के जो रहने वाले जो लोग होंगे वो काफ़ी कम हैं। तो ये बेसिकली अगर कहीं कोई भी एरिया है जिसके अंदर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफी के ऊपर भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा प्लेन्स एंड रिवर वैली, जहाँ पे सूटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट जो ह्यूमन बीइंग का जो प्राइमरी सोर्स था इनकम का, प्राइमरी सोर्स जो हुआ करता था वो हुआ करता था एग्रीकल्चर। तो आप देखिए कि जहाँ ऐसे कुछ एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से परफॉर्म की जाती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से परफॉर्म की जाती है, वहाँ पे आपको जो एग्रीकल्चर को करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे आप बात की वाटर की ज़रूरत है, अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है, तो वो जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, काफ़ी हाई पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। अभी अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करें तो लोग जो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट रीज़न है कि लोग अच्छी जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिस लोगों को चाहिए, जैसे ह्यूमन डायमेंशन के, ह्यूमन डेवलपमेंट डायमेंशन के जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरीके के जो आवास है, इस तरीके के जो भी पैरामीटर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं मैक्सिमम जो सिटीज़ की तरफ में। बट पुराने समय में जो भी आपको एग्रीकल्चर की जहाँ अच्छी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पे आपको पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन का जो यूज़ है वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के लिए किया जाता है। ओनरशिप के बेसिस पे ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दो हिस्से क्या हैं स्टूडेंट्स, एक है कि यहाँ पे जो लैंड है वो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड मीन्स किसी पर्सन के द्वारा बाई की गई है और उन्हीं की लैंड है। एक होती है पब्लिक लैंड या कम्युनिटी लैंड जिसको बोलते हैं, जो कॉमन यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, उसको बोला जाता है कम्युनिटी लैंड, जहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़मीन की बात आई है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी एक इश्यू है जो निकल के सामने आता है। लैंडस्लाइड क्या होता है, ज़मीन का कोई हिस्सा जिसका एकदम से खिसक जाना, चेंज हो जाना, वहाँ पे जो ज़मीन का जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर सडनली चेंज आने को यहाँ पे लैंडस्लाइड बोला जाता है। आपको जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम, और स्पेशल जो प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड की आपको देखने को मिलेगी जो मानसून सीजन होता है, जो ये बारिश का मौसम होता है, इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी लैंडस्लाइड। तो स्टूडेंट लैंडस्लाइड एक ज़मीन से ही रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक कंसर्न भी है किसी भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड, कि लैंडस्लाइड का जो एक डिजास्टर के रूप में वर्क करती है। वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है ज़मीन की उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि कोई पहाड़ है, कोई छोटा पहाड़ है और ये मिट्टी का बना हुआ है, कम्प्लीटली मिट्टी की वजह से ही बना हुआ है, और कंटिन्यू बारिश हो रही है 2-3 डेज से बारिश हो रही है। तो अब ये जो पहाड़ है इसके टूटने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। काफ़ी सारे आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे कि एकदम से यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, एकदम से पहाड़ है जो एकदम से ढह गया या तहस नहस हो गया। तो इस तरीके की एक्टिविटी हैं, इनको सबको लैंडस्लाइड के अंदर काउंट किया गया है कि लैंडस्लाइड हो गई वहाँ पे। लैंडस्लाइड आप देखिए कि आप जा रहे हो, ये जो हिमाचल का एरिया है वहाँ पे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल माउंटेन के टच करते हुए रोड्स हैं, तो वहाँ पे जो मानसून के समय में इस तरीके
तरीके की एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है लैंडस्लाइड की। और इंडिया में तो काफ़ी अच्छा एरिया है जो लैंडस्लाइड से अफेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है जो लैंडस्लाइड से है। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही हैं कि लैंडस्लाइड है तो उस समय कैसे प्रोटेक्ट होना है, कैसे उस समय में एक्टिविटीज़ को करना है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा अवेयर किया जाता है। अब अगर हम बात करें, हमने ज़मीन की बात की, अब हम बात करेंगे मिट्टी की, कि सोइल जो होती है उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे कि ज़मीन क्या है, मिट्टी क्या है और मिट्टी किस तरीके से बनती है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सोइल के जो फॉर्मेशन की बात करें कि कोई भी मिट्टी बनती है, तो मिट्टी हमको पता है कि बहुत सारे जो यहाँ पे इवेंट होते हैं, वेदरिंग है, इरोजन है, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उन सब एक्टिविटीज़ का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट होके सोइल है उसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कोई भी मिट्टी होती है, कोई भी मिट्टी, किसी भी तरीके की मिट्टी होती है, वो डिपेंड करती है उसकी जो पेरेंट रॉक है वो किस तरीके की रॉक है जिससे वो सबसे पहले टूट के वो बनी है। तो उसका जो कलर है, जो वह टेक्सचर है, जो सब कुछ है वो डिपेंड करेगा वहाँ जो पेरेंट रॉक है उसके ऊपर में, उस मिट्टी का। दूसरा, वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मिट्टी को बनने में। क्लाइमेट की वजह से बारिश आना, गर्मी एकदम से, फिर टेम्परेचर हाई होना, फिर बारिश आना, तो उसकी वजह से वो रॉक है उसके अंदर दरार आती हैं छोटे छोटे हिस्सों में। वहाँ पे जो माउंटेन है या रॉक है वो टूटती है। टूटने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि वो फिर धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होती है। इसी तरीके से मिट्टी बनती है। रिलीफ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है कि उस वहाँ पे कैसी रिलीफ है, किस तरीके का जो टाइम है वहाँ पे। इसके अलावा फ्लोरा फ्यूना, इन सब के बारे में, ये सब जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी मिट्टी को, किसी भी सोइल को अच्छे से जो बनाने में, जो फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं अपना एक रोल मिट्टी के फॉर्मेशन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जो पेरेंट रॉक है उसका यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वो रिलीफ कैसी है उस एरिया की, फ्लोरा फ्यूना कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं और टाइम कैसा है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है सोइल वहाँ पे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि डिग्रेडेशन होता है सोइल का जिस तरीके से डिग्रेडेशन होता है, या हम बात करें कि सोइल के अंदर भी बेसिकली सोइल का जो क्वांटिटी है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके बिहाइंड में या उसको रोकने से रिलेटेड, उसको कंजर्व करने से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन सब की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे मल्चिंग बेसिकली एक यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है इसको। ये मल्चिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो ग्राउंड होता है प्लांट के बीच में, बिटवीन द प्लांट्स, उसको कवर किया जाता है विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक द स्ट्रो। इट हेल्प टू रिटेन द सोइल मॉइस्चर। जो सोइल है उसके मॉइस्चर को रिटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। मिट्टी नहीं सूखेगी नहीं तो वो एयर के साथ में उसका इरोजन नहीं होगा, एयर के साथ में वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसलिए जो वाटर, जो सोइल है, सोइल का मॉइस्चर को कंटेन रखने के लिए ये एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। काउंटर बैरियर्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, जो यहाँ रॉक के इलाके में, आपको ट्रेंचेज के इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको रॉक डैम देखने को मिलेगा। रॉक डैम क्या होते हैं बेसिकली? रॉक डैम बेसिकली यहाँ पे जो स्लो कर देते हैं, कोई भी वाटर है, वाटर का जो फ्लो है उसको स्लो कर देंगे तो पानी के साथ जो मिट्टी बह के जा रही है उसका यहाँ पे एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी फार्मिंग है, फार्मिंग के तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले बात है टेरेस फार्मिंग की। ये हमको जो माउंटेन के इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग देखिए कि ये वाला इलाका है, यहाँ पे इस तरीके से फार्मिंग की जाती है यहाँ पे टेरेस की तरह। अब देखिए कि यहाँ बारिश गिरती है इस वाले हिस्से में। अब बारिश गिरने के साथ जो मिट्टी का कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा, फिर कुछ हिस्सा यहाँ पे आएगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो इरोजन है उसका जो रेट है वो काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है, काफ़ी स्लो वहाँ पे इरोजन का रेट होगा टेरेस फार्मिंग की वजह से। सेकंड बात होती है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रोन किया जाता है अल्टरनेट रो में और शो एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। स्टूडेंट्स, ये आपको जो एक्टिविटी है, ये बहुत सारी जो आपने अगर एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो देखी होगी तो आपको देखने को मिलेगा
कि एक रो है, इसमें दूसरी क्रॉप है, इसमें दूसरी क्रॉप उगाई जाती है। इसके बिहाइंड में बहुत सारे रीजन्स हैं इंटरक्रॉपिंग के रिलेटेड। ये जो एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स हैं, इन सबको जब हम ये जो प्रीलिम्स के रिलेटेड या मेन से ओरिएंटेड जो एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है उसको जब कवर करेंगे इकोनॉमी के साथ में, तो वहाँ पे इनको इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के साथ में, तो वहाँ पे इनको डिटेल में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है जिससे सॉइल को बचाया जा सके। इसके अलावा अब हम बात करें कि काउंटर जो प्लगिंग है वो की जाती है। जो प्लगिंग है पैरेलल टू द काउंटर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट को यूज किया जाता है कोस्टल एरियाज के अंदर में। यहाँ पे क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, या कोस्टल एरिया ड्राई रीजन में यहाँ पे बेसिकली रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड, कि जैसे मान लीजिए ये कोस्टल एरिया के पास कोई ज़मीन है तो यहाँ पे जो पेड़ हैं उगा दिए जाएंगे, यहाँ पे जो पेड़ हैं उगा दिए जाएंगे। ये बेसिकली विंड के मूवमेंट को चेक करने से रिलेटेड है, इसको यहाँ बचाने से रिलेटेड है कि वहाँ पे जो विंड है उसका मूवमेंट की वजह से जो मिट्टी है वो ना उड़ की जाए, मिट्टी का इरोजन ना हो। तो स्टूडेंट ये सब हमने सोइल के रिलेटेड देखा, सोइल का फॉर्मेशन देखा कि 5 तरीके की जो इम्पोर्टेंट वहाँ पैरामीटर हैं जो रोल प्ले करते हैं, जो वहाँ पे जो रिलीफ है, जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट रॉक हैं, पेरेंट रॉक हैं, जो क्लाइमेट है, टाइम है, इसके अलावा फ्लोरा फ्यूना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने लैंड के बारे में देखा था स्टूडेंट्स, हमने सोइल के बारे में देखा, फिर उसको कंजर्वेशन से रिलेटेड, इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको बचाने से रिलेटेड। अब हम देखते हैं पानी के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि पानी जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है और इसके अलावा 3/4 जो अर्थ का जो हिस्सा है उसके ऊपर पानी पाया जाता है। इसी वजह से जब हम अर्थ को बाहर से देखते हैं तो ब्लू प्लैनेट के रूप में या वाटर प्लैनेट के रूप में इसको जाना जाता है, कि बाहर से वाटर प्लैनेट के रूप में इसको जाना जाता है। इवन टुडे द ओशन वाटर कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सप्लाई ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पानी का जो ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओशन वाटर जो होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेज के अंदर भी रीड किया था कि ओशन वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं फीजिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो स्वीट वाटर है, जो यहाँ पेएबल वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो ओनली 2% 2 से 3% के पास है, वो काफ़ी कम है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वाटर है वो आपको देखने को मिलेगा वो ओशियंस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1% जो वाटर है वो आपको एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलेगा। कुछ जो परसेंटेज एरिया है जो ह्यूमन के लिए नहीं है फिट, वो यहाँ पे वो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर में देखने को किस तरीके से मिलेगा स्टूडेंट, जो वाटर वेपर की जो एक्टिविटी हैं उनके थ्रू। इसके अलावा हम बात करें कि ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो ह्यूमन के यूज के लिए है, ह्यूमन के कंजप्शन के लिए यूज है, वो 1% फ्रेश वाटर है और ये हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसके रूप में मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ग्राउंड वाटर के ऊपर इंडिया में तो जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के रूप में। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है कि ग्राउंड वाटर को मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस के लिए, जो नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो पानी जो है नीचे जो पानी है ज़मीन के वो लिमिटेड पानी है, तो उसका यूज़ करना काफ़ी हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस पानी को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए वाटर को। इसके अलावा स्केर्सिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स हमको जो वर्ल्ड के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में स्केर्सिटी ऑफ वाटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है, चाहे वेस्ट एशिया का पार्ट हो, साउथ एशिया का पार्ट हो, यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा है जो शॉर्टेज है फ्रेश वाटर की सप्लाई की। इसके अलावा कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेट जोन मोस्ट susceptible to drought face great problem of water scarcity. Thus the water shortage can be consequence of variation in seasons, annual precipitation, or the scarcity is caused by the over exploitation and contamination of water resources. ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में बोला है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से ज़्यादा आपको यहाँ पे वो पानी की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे जो पानी है उसका यहाँ पे
क्वालिटी वे में यूज़ ना करके मैक्सिममली वहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि खेत के अंदर जो पानी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुँचना चाहिए। उसकी वजह से आप देखिए कि जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हो रही है, सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया की हम सॉइल्स की बात करें तो ये बेसिकली इसकी एक्टिविटी के थ्रू दो तरीके से आप यहाँ पे पोल्यूट कर रहे हो। एक तरीके से आप सॉइल के अंदर में है जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज कर रहे हो, दूसरे वे में आप इसके थ्रू जो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इंडिया में जो वाटर है उसको, जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इसके थ्रू। तो स्टूडेंट जो पानी है, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन सबसे बड़ी दिक्कत है पानी के लिए, तो इसके कंजर्व के लिए बेसिकली बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको पानी का है जो कंजर्वेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कीजिए। इसके अलावा 22 जो मार्च का जो डे है वाटर कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ हैं, ये जो एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो इन तीनों का जो एक नैरो जोन होता है तीनों का, जहाँ पे ये तीनों मिलती हैं, इसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम की बात की गई है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है अर्थ के अंदर में उसकी बात की गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आर द वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यहाँ पे बेसिकली वेजिटेशन की बात की गई है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करें कि जो सोइल का जो यहाँ पे इरोजन है उसमें भी प्लांट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी जो रूट्स हैं वो सोइल को होल्ड करके रखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो प्लांट्स हैं बेसिकली एक शेल्टर के रूप में भी काम करते हैं। एंशिएंट समय में तो जो ह्यूमन बीइंग थे उनके भी एक शेल्टर के रूप में काम करते थे, हमारे जो आदि मानव हुआ करते थे उनके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट समय में तो जो एनिमल हैं उनके लिए एक शेल्टर के रूप में काम करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो अर्थ है उसका जो नेचुरल सिंक के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ करते हैं वो लोग अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में या उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से, इसके अलावा जो हम प्लांट्स की बात करें बहुत टाइप के प्लांट्स मिल देंगे आपको, मेडिसिनल प्लांट भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। देयर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। आप और भी ज़्यादा जो प्लांट्स के कुछ यूजेज हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हमको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि नेचुरल वेजिटेशन है वो प्राइमरी डिपेंड होती है कौन से एरिया के अंदर वेजिटेशन सबसे ज़्यादा ग्रो होगी। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर है वो कैसा है उसके ऊपर। सेकंड, वहाँ पे जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है, टेम्परेचर और इसके अलावा जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा वो किस तरीके का है, वो उसके ऊपर कम्प्लीटली नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है। मेजर जो वेजिटेशन है जो वर्ल्ड में पाई जाती है वो यहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब है, टुंड्रा वेजिटेशन है। इस तरीके की डिफरेंट टाइप की यहाँ वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया होंगे जैसे वेट इक्वेटोरियल वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बिहाइंड में रीजन भी ये है स्टूडेंट्स कि जो वेट इक्वेटोरियल वाले रीजन हैं वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो बारिश है और ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है पेड़ों की वो क्यों देखने को मिलती है, उसके बिहाइंड में रीजन ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। एवरी डे वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है और उस रेनफॉल की वजह से वहाँ पे आपको जो कोई परमानेंट सीजन नहीं होता है, यूनिफॉर्म वहाँ पे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं होता है। तो इसकी वजह से आपको पेड़ों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग द अबेंडेंट वाटर सप्लाई एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज। जैसे ही जो मॉइस्चर है, जो एयर का मॉइस्चर है वो डिक्रीज होता है तो साइज ऑफ ट्री और देयर डेंसिटी रिड्यूस। जो ट्री की जो संख्या है, पेड़ों की जो संख्या है वो भी कम होगी। इसके अलावा जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, ग्रासेज, ये जब आपको यहाँ पे दूसरे जो रीजन है जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो पेड़ों की जो हाइट है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी इन एरियाज़ के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे टुंड्रा और जो टैगा वाले जो एरियाज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि टुंड्राज के अंदर जो लाइकेन्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन सबको बताते हुए यहाँ पे और बात की गई है कि नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है,
अब हमने देखा कि जो वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो भी तो बेसिकली फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो भी यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के पार्ट के रूप में ही बन के यहाँ पे डेवलप होते हैं। उनके कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ द क्रीक, लेक, वेटलैंड नेसेसरी हैं, क्योंकि ये हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम द डिप्लीशन, इनको यहाँ पे बचाना चाहिए। ये जो हमारे ये इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, इनको यहाँ पे सेव करना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। Human activity in several parts of the world have disturbed the natural नेचर को यहाँ पे डिस्टर्ब किया है बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे जो पोल्यूशंस हैं, बहुत सारे पोल्यूशंस हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कम्प्लीटली ह्यूमन मेड हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो पोचिंग की जाती है, पोचिंग किन की जाती है, वाइल्ड लाइफ में जो पोचिंग की जाती है वो भी कम्प्लीटली ह्यूमन मेड ही एक डिजास्टर है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए एक ह्यूमन मेड डिजास्टर के रूप में वर्क कर रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ के लिए भी खतरा एक बन के उभरी हैं। तो इनके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको कंजर्व करना है क्लाइमेट चेंज से या ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस हो रहा है वाइल्ड लाइफ के अंदर में, उनसे यहाँ पे कंजर्व करने के लिए डिफोरेस्टेशन जो कुछ प्रॉब्लम है, सोइल इरोजन एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन वर्क एक प्रॉब्लम है, फायर है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, ये ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन मेड की बनी हुई हैं, ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर्स के रूप में वहाँ पे वर्क करती हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसके डिस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या पीपल्स के द्वारा बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। आप देखिए स्टूडेंट, पहले टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। तो टाइगर्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितने इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए। इवन NTCA क्रिएट किया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडिया के अंदर में। अब प्रेजेंट समय में जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडिया पार्ट है TX2 का। TX2 क्या है कि यहाँ पे जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। 2010 के अंदर एक समिट हुई थी स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग समिट। तो वहाँ पे जो कुछ कंट्रीज़ के द्वारा वो जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा यहाँ पे टाइगर रेंज कंट्रीज़ के द्वारा कुछ वादे किए गए कि हमको जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेवलप किए गए हैं यहाँ पे इनके नेचुरल वाइल्ड लाइफ को जो प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फ्यूना को बचाने से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये जो साइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल और वाइल्ड जो बर्ड हैं उन सब के कंजर्वेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये एथिकल ड्यूटी भी है एवरी सिटीजन की प्रोटेक्ट करना है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटी किसके अंदर हैं, पार्ट आर्टिकल 51A के अंदर में जो ऐड की गई हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो वहाँ पे भी ड्यूटी बताई गई है कि नेचुरल जो वाटर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना एक सिटीजन का कर्तव्य है, एक सिटीजन का बेसिकली एक ड्यूटी है। तो उसको निभाने की भी ज़रूरत है। हमको भी इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, बिजली को भी बचाना चाहिए, सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, बट आप एक बार इनको रीड करना, सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉर्मल जो बातें हैं वो बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।